Assalamu alaikum dear students. Today our topic is about exchange rate. What is exchange rate? Exchange rate or it is also called foreign exchange rate. Foreign exchange rate is the rate at which one currency will be exchanged for another in foreign exchange. It is also regarded as the value of one country's currency in terms of another currency. स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं कि आज के दौर में कोई भी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है। हर मुल्क दूसरे मुल्क के साथ तिजारत करता है। अब जाहिर है एक मुल्क की करेंसी दूसरे मुल्क में इस्तेमाल नहीं होती। चुनांचे जब एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ तिजारत करता है या तो एक्सपोर्ट करता है यानी अपनी कमोडिटीज़ बैरूनी दुनिया को फ़रोख्त करता है, या फिर इंपोर्ट करता है कि बैरूनी दुनिया की कमोडिटीज़ ख़रीदता है। जब वो एक्सपोर्ट करता है तो ज़ाहिर है बैरूनी दुनिया उसको अदायगी या तो डॉलर या गोल्ड की सूरत में करती है या उसके अपने मुल्क की करेंसी की सूरत में करती है। और इसी तरह जब एक मुल्क बैरूनी दुनिया से कुछ चीज़ें ख़रीदता है जो कि इम्पोर्ट्स कहलाती हैं, तो उसे उस मुल्क की करेंसी की सूरत में अदायगी करनी पड़ती है या किसी ऐसी सूरत में, किसी ऐसी करेंसी की सूरत में अदायगी करनी पड़ती है जिसको वो कंट्री एक्सेप्ट कर ले, जैसे कि गोल्ड या डॉलर या कोई और ऑथेंटिक करेंसी। चुनांचे करेंसीज आपस में फिर एक्सचेंज होती है। जैसे कि अगर पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क से कोई कमोडिटी इंपोर्ट करता है, ख़रीदता है, तो उस मुल्क को फॉर एग्जांपल वो यूएसए से कोई कमोडिटी परचेज करता है तो उसको अदायगी करनी है डॉलर की सूरत में। ऐसी सूरत में उसको रुपीज़ की मदद से डॉलर्स ख़रीदना पड़ेंगे। चुनांचे ये पता होना चाहिए कि एक डॉलर जो है वो कितनी रुपीज़ में जो है वो ख़रीदा जा सकता है। चुनांचे करेंसीज की आपस में ये जो एक्सचेंज है ये किस रेट पर आपस में एक्सचेंज होंगे, ये फॉरेन एक्सचेंज रेट कहलाती है। It is also regarded as the value of one country's currency in terms of another currency. यानी इसमें हम देखते हैं कि हर मुल्क की करेंसी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर कंट्रीज करेंसी क्या है। जैसे पाकिस्तान की करेंसी कहलाती है रुपी, तो रुपी की जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसीज, फॉर एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ डॉलर, येन, पौंड, मार्क, इंडियन रुपीज़, तो इसमें जो है इसकी वैल्यू जो है वो कितनी है, ये कहलाती है एक्सचेंज रेट। जैसे कि अगर हम आजकल के अगर हम करेंसी रेट्स देखें पाकिस्तानी रुपीज़ के, तो हम देखते हैं कि पाकिस्तानी रुपी की वैल्यू इन टर्म ऑफ डॉलर तो ये है 160 रुपीज़। यानी इसका मतलब है कि एक डॉलर जो है वो 160 रुपीज़ में ख़रीदा जा सकता है। इसी तरह जो है एक जो यूके पाउंड है, यूके पाउंड जो है उसकी एक्सचेंज रेट जो है इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तानी रुपीज़ ये है तकरीबन 215। और अगर हम कुवैती दिनार को देखें तो ये तो बहुत ही महंगा है और पाकिस्तान के जो है वो 500 रुपीज़ के जो है वो बराबर है। गोया एक्सचेंज रेट से मुराद है कि अगर एक करेंसी को दूसरी करेंसी से हम एक्सचेंज करना चाहें तो क्या शरह है, क्या रेट है। कुछ करेंसीज ऐसी भी हैं जो कि पाकिस्तान की करेंसी की निस्बत सस्ती भी हैं। जैसे कि अगर हम देखें ईरानी जो है करेंसी को, तो ईरानी करेंसी जो है वो तकरीबन पाकिस्तान की जो है यानी पाकिस्तान के 1 रुपये में जो है वो ईरानी करेंसी के जो है वो 278 यूनिट्स जो हैं वो ख़रीदे जा सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट। बेसिकली देयर आर 3 types of foreign exchange rate. The first one is known as the fixed exchange rate, floating exchange rate and the managed exchange rate. Fixed exchange rate. Fixed exchange rates से मुराद है ऐसी एक्सचेंज रेट जिसे गवर्नमेंट या स्टेट बैंक ने जो है वो फिक्स करा दिया हो। जबकि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, दिस टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट इज आल्सो कॉल्ड द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। Floating are the flexible exchange rate is the exchange rate where the market forces of supply and demand determines the exchange rate. जिस फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट दो फोर्सेस की
इक्विलिब्रियम से ये एक्सचेंज रेट जो है वो डिटरमिन होती है। वो फिर फोर्सेस कहलाती हैं सप्लाई एंड डिमांड। अब किसी भी करेंसी की सप्लाई कहाँ से आती है, उसकी डिमांड जो है कौन करता है? किसी भी कमोडिटी की, किसी भी करेंसी की जो डिमांड है ये इसकी एक्सपोर्ट से पैदा होती है। जैसे पाकिस्तानी करेंसी की डिमांड कौन करेगा? जाहिर है कि जो पाकिस्तान की कमोडिटीज खरीदेंगे। गोया पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से पाकिस्तानी करेंसी की डिमांड पैदा होगी। पाकिस्तान अपनी कमोडिटीज बैरूनी दुनिया को एक्सपोर्ट करेगा तो उसके नतीजे में लोग पाकिस्तानी करेंसी को डिमांड करेंगे ताकि पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स की जो है वो पेमेंट की जा सके। और पाकिस्तानी करेंसी की सप्लाई ये कौन देगा? ये इंपोर्टर्स देंगे। बैरूनी दुनिया से जितनी भी कमोडिटीज़ हम इंपोर्ट करेंगे तो हमें उन कमोडिटीज़ की करेंसी को ख़रीदना है, चुनाचे हम अपनी रुपये की सप्लाई देकर उन कमोडिटीज़ की, उन ममालिक की जो है वो करेंसीज़ को ख़रीदेंगे। चुनाचे इस तरह किसी भी मुल्क की एक्सपोर्ट्स उस मुल्क की करेंसी की डिमांड पैदा करती हैं और किसी भी मुल्क की जो इंपोर्ट्स हैं वो उस मुल्क की करेंसी की सप्लाई पैदा करती हैं। इस टॉपिक को यानी फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, इस टॉपिक को हम इन डिटेल अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। दी नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट इज द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट इज वेयर द गवर्नमेंट or the central bank of a country determines the exchange rate for a period of time based on the value of another country's currency such as the USA dollar। अब इसमें आमतौर पर किसी मुल्क का स्टेट बैंक, किसी मुल्क का सेंट्रल बैंक या किसी मुल्क की जो है वो गवर्नमेंट वो एक्सचेंज रेट को डिटरमिन कर देती है। यानी वैल्यू ऑफ अ करेंसी ऑफ अ कंट्री इज डिटरमिन्स इन द टर्म्स ऑफ ऑल अदर करेंसीज। पाकिस्तान की जो करेंसी है इसकी वैल्यू अगर दुनिया की तमाम तर करेंसीज की टर्म्स में डिटरमिन कर दी जाए, जैसे कि गवर्नमेंट या स्टेट बैंक डिमांड और सप्लाई फोर्सेस को मुकम्मल तौर पर एक तरफ रख के खुद जो है उस मुल्क की करेंसी डिटरमिन कर दे कि जैसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट पाकिस्तानी रुपीज़ की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसीज डिटरमिन करे, फिक्स कर दे कि एक पाकिस्तानी रुपीज़ की जो है वो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डॉलर क्या है, इन टर्म्स ऑफ पाउंड, इन टर्म्स ऑफ या मार्क, इन टर्म्स ऑफ जो है वो मार्क और इन टर्म्स ऑफ येन क्या है। तो इस तरह ये कहलाती है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट में डिमांड और सप्लाई फोर्सेस से एक्सचेंज रेट अफेक्ट नहीं होती, क्योंकि ये स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट की तरफ से डिटरमिन्ड होती है, फिक्स की गई होती है, इसलिए आम तौर पर इसमें तब्दीलियां नहीं आती। जबकि इन दोनों के माबैन यानी कि फ्लेक्सिबल और फिक्स एक्सचेंज रेट के दरमियान a managed exchange rate. A managed exchange rate is where the government intervenes in the market to influence the exchange rate or set the rate for short periods such as a day or a week. इसमें आमतौर पर गवर्नमेंट किसी एक्सचेंज रेट को अपने मुल्क की करेंसी की वैल्यू को दूसरी करेंसीज की सूरत में डिटरमिन तो कर देती है, गोया एक्सचेंज रेट फिक्स कर देती है और आमतौर पर फिर मार्केट फोर्सेस को जो है उस पर थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करती है। मार्केट फोर्सेस यानी खुद आगे बढ़कर या तो अपनी करेंसी को डिमांड करना शुरू कर देती है या उसकी सप्लाई देना शुरू कर देती है, ताकि उसने जो अपनी करेंसी की वैल्यू फिक्स की है उसमें जो है वो ज़्यादा मिकदार में तब्दीली ना आए। गोया इसमें वो एक्सचेंज रेट को फिक्स भी रखती है, लेकिन दूसरी तरफ सप्लाई और डिमांड फोर्सेस को अफेक्ट करके उस फिक्स एक्सचेंज रेट को बरकरार रखने की कोशिश करती है ताकि उसमें कमी बेशी ना आए। जैसे अगर उसकी करेंसी डिवैल्यू होना शुरू होती है, उसकी वैल्यू कम होना शुरू होती है, तो वो खुद अपनी करेंसी को बढ़कर डिमांड करना शुरू कर देती है ताकि उसकी करेंसी डिवैल्यू ना हो। या अगर उसकी करेंसी अप्रिशिएट होना शुरू हो जाती है, उसकी करेंसी की वैल्यू ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है, तो वो आगे बढ़कर इस अपनी ही करेंसी की जो है वो सप्लाई देना शुरू कर देती है ताकि उसकी वैल्यू कुछ कम हो जाए और वो उस डिज़ायर्ड लेवल पर जो कि गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक को डिज़ायर्ड है, उस डिज़ायर्ड लेवल पर जो है वो आकर फिक्स रहे। तो ये सिस्टम जो है वो मैनेज एक्सचेंज रेट का सिस्टम कहलाता है। गोया हम कह सकते हैं कि इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमिन्ड बाय मार्केट फोर्सेस
and central bank influences the exchange rate through interventions in the foreign exchange market. It is a hybrid of a fixed exchange rate and the flexible exchange rate system. And what is the aim of the managed floating rate system? The aim is to keep the exchange rate close to the desired target value. It is also known as the dirty floating. इसे डर्टी फ्लोटिंग इसलिए कहा जाता है कि ये मुकम्मल तौर पर जो है वो फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल नहीं होती। स्टेट बैंक, किसी भी मुल्क का सेंट्रल बैंक या के गवर्नमेंट इसको जो है वो मार्केट फोर्सेस से कुछ ना कुछ जो है वो अफेक्ट तो होने देती है, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करती है कि इसको अपने डिज़ायर्ड टारगेट पर जो है वो रखे, और डिज़ायर्ड टारगेट्स पर रखने के लिए खुद आगे बढ़कर डिमांड और सप्लाई फोर्सेस को जो है वो अफेक्ट करती है, जैसे कि अभी हमने इस सिस्टम को देखा। एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी क्यों होती है? ये होती है डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस की वजह से। डिमांड और सप्लाई फोर्सेस की कमी और बेशी की वजह से या तो इकोनॉमी एप्रिशिएट हो जाती है या डेप्रिशिएट हो जाती है। अगर किसी मुल्क की करेंसी की डिमांड सप्लाई से बढ़ जाए तो करेंसी एप्रिशिएट हो जाती है, क्योंकि उस मुल्क की करेंसी की डिमांड बहुत बढ़ गई है, सप्लाई कम है। तो बिल्कुल जैसे आम कमोडिटी की प्राइसेस उस वक्त बढ़ जाती हैं जब उनकी डिमांड उसकी सप्लाई से ज़्यादा हो, तो बिल्कुल इसी तरह जब किसी मुल्क की करेंसी की डिमांड उसकी सप्लाई से बढ़ जाती है तो करेंसी एप्रिशिएट हो जाती है। करेंसी की डिमांड सप्लाई से क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि उस मुल्क की एक्सपोर्ट्स उसकी इंपोर्ट से बढ़ जाती हैं। ये भी हमने देखा कि जब भी किसी मुल्क की एक्सपोर्ट्स होंगी तो वो उसके लिए करेंसी की डिमांड पैदा करेंगी, और किसी मुल्क की इंपोर्ट्स उस करेंसी की सप्लाई पैदा करती हैं। चुनांचे जब किसी मुल्क की डिमांड करेंसी की डिमांड उसकी सप्लाई से जो है वो बढ़ जाती है तो इसका मतलब है करेंसी जो है वो एप्रिशिएट हो जाती है। और करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट कब होती है? जब किसी मुल्क की करेंसी की सप्लाई उसकी करेंसी की डिमांड से ज़्यादा हो जाए, गोया कि किसी मुल्क की इंपोर्ट्स उस मुल्क की एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो जाएं, तो करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है। जबकि डिवैल्यूएशन ऑफ मनी जो है वो डिफरेंट चीज़ है। इसमें डिमांड और सप्लाई फोर्सेस जो हैं वो स्टिमुलेट नहीं होती। ये करेंसी जो है अगर किसी मुल्क का सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट खुद आगे बढ़कर किसी मुल्क की करेंसी की वैल्यू को कम कर दे तो ये कहलाती है डिवैल्यूएशन, करेंसी की वैल्यू का कम हो जाना। लेकिन इसमें चूंकि डिमांड और सप्लाई फोर्सेस का कोई अमल दखल नहीं है, बल्कि खुद आगे बढ़कर किसी पॉलिसी के तहत सेंट्रल बैंक ने या गवर्नमेंट ने करेंसी को डिवैल्यू कर दिया है, तो ये कहलाती है डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन क्या है और इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। करेंसी एप्रिसिएशन इट refers to decrease in the value of domestic currency in terms of foreign currency। यानी इसका मतलब है कि अगर करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट हो जाती है, डेप्रिसिएशन का मतलब है कि अब हमें दुनिया की तमाम तर करेंसीज महंगी अवेलेबल होंगी। यानी इसकी अगर एग्जांपल देखें डेप्रिसिएशन की, आज अगर $1 जो है वो हमें 160 रुपीज़ में मिलता है, अगर कल इसकी प्राइस जो है वो 170 हो जाती है तो इसका मतलब है हमारी करेंसी में जो है वो डेप्रिसिएशन हो गई। अब हमें डॉलर पहले से महंगा दस्तयाब है, तो ये कहलाती है डेप्रिसिएशन। व्हेन द वैल्यू ऑफ अ करेंसी ऑफ अ कंट्री इज लेस इन टर्म्स ऑफ द अदर करेंसी। अब हमारी मुल्क की करेंसी की वैल्यू जो है वो डॉलर की सूरत में कम हो गई है। पहले हमें $1 160 का मिल जाता था, अब 170 का मिल रहा है। जबकि एप्रिसिएशन it refers to the increase in the value of the domestic currency in terms of foreign currency। यहाँ जो है वो हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे अगर आज डॉलर जो है वो 160 का है, लेकिन कल अगर डॉलर की प्राइस 150 हो जाती है तो इसका मतलब है कि हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है। पहले जो है $1 जो 160 का मिलता था अब हमें जस्ट 150 का मिल जाता है, गोया पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू बढ़ गई है। इट मेक्स दी domestic goods cheaper in foreign countries as more and more of goods can now be purchased with the same amount of the foreign currency, so it leads to the increase in exports। depreciation, जब भी इकोनॉमी में depreciation हो जाएगी
जब हमारी करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी जो है वो कम हो जाएगी। जैसे कि अभी मैंने इसकी डेप्रिसिएशन की एग्जांपल में बताया कि अगर हमें $1 160 का मिलता था लेकिन अब हमें वो 170 का मिल रहा है, तो इसका मतलब है हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई है। तो इसका नतीजा क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि हमारी कमोडिटीज बैरूनी दुनिया के लिए सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि पहले बैरूनी दुनिया $1 में जो है वो 160 की कमोडिटीज खरीद सकती थी, लेकिन अब वो 170 की कमोडिटीज खरीद सकती है। हमारी कमोडिटीज दूसरी दुनिया के लिए सस्ती हो जाएंगी, इसलिए हमारी एक्सपोर्ट्स क्या होंगी? बढ़ जाएंगी। जबकि अगर हम देखें एप्रिसिएशन की, जब हमारी करेंसी की वैल्यू दूसरे ममालिक की करेंसी की सूरत में जो है वो ज्यादा हो चुकी हो, जैसे कि $1 पहले हमें जो 160 का मिलता था अब हमें जो है वो 150 का मिल रहा है, गोया हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो चुकी है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा? इट मेक्स द फॉरेन गुड्स चीपर इन डोमेस्टिक कंट्री एज मोर एंड मोर ऑफ गुड्स कैन नाउ बी परचेज्ड विद द सेम अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अब हम डोमेस्टिक करेंसीज में जो है बैरूनी कमोडिटीज, फॉरेन कमोडिटीज जो है वो ज्यादा मिकदार में खरीद सकते हैं। यानी पहले जो है वो हम 160 में जो है $1 की चीजें खरीद सकते थे, लेकिन अब चूंकि डॉलर की कीमत तो 150 है, इसका मतलब है हम 160 में अब $1 से ज्यादा की कमोडिटी जो है वो खरीद सकते हैं। इस तरह जो है हमारी इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, क्योंकि हमारे लिए बैरूनी दुनिया की चीजें जो हैं वो सस्ती हो जाएंगी, इसलिए लोग ज्यादा मिकदार में खरीदेंगे, इंपोर्ट जो है वो बढ़ जाएंगी। जिस तरह ये थी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बज़ाहिर तो अच्छा नहीं है, लेकिन ये हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को अच्छा कर देती है, बेहतर बना देती है, फेवरेबल बना देती है, क्योंकि इससे हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाती हैं। जबकि एप्रिसिएशन बज़ाहिर तो यूँ नज़र आता है कि हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन ये हमारी इंपोर्ट्स को बढ़ाने का बायस बनती है, जो कि हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में को जो है वो डेफिसिट में ले जाती है। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी क्या है? डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस किया, अभी डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी is an official lowering of the value of a country's currency within a fixed exchange rate system, in which a monetary authority formally set a lower exchange rate of national currency in relation to a foreign reference currency. डिवैल्यूएशन में ये एक ऑफिशियल जो है वो डिक्रीज है, ऑफिशियल लोअरिंग है, यानी अपने मुल्क की करेंसी की वैल्यू को खुद कम कर देना। आमतौर पर किसी मुल्क की हुकूमत या उसकी जो है वो सेंट्रल बैंकिंग खुद अपनी मुल्क की करेंसी की वैल्यू को कम कर देती है। जैसे आप अक्सर न्यूज़पेपर्स में देखते होंगे कि खबर आती कि पाकिस्तानी रुपीज़ को डिवैल्यू कर दिया गया, गोया हुकूमत ने खुद अपने रुपीज़ की करेंसी की जो वैल्यू है वो दूसरी करेंसीज की सूरत में जो है वो कम कर दी। ऐसा क्यों किया जाता है? ये आमतौर पर जो सिस्टम है ये फिक्स एक्सचेंज रेट में जो है वो ज़ाहिर अप्लाई किया जाता है, क्योंकि फिक्स एक्सचेंज रेट ऐसा सिस्टम जिसमें गवर्नमेंट जो है वो एक्सचेंज रेट की डिटर्मिनेशन को वो डिमांड और सप्लाई की आज़ाद क़ुव्वतों के हवाले नहीं करती, बल्कि खुद आगे बढ़कर हर मुल्क की एक्सचेंज रेट को इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी जो है वो डिटर्मिन करती है। चाहे फिक्स एक्सचेंज रेट में, क्योंकि उसके पास हक होता है कि वो चाहे तो करेंसी की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसीज बढ़ा दे, चाहे तो कम कर दे। जब वो अपने मुल्क की करेंसी की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसीज जो है वो कम करती है, तो ये कहलाती है डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन क्यों की जाती है? डिवैल्यूएशन आमतौर पर करने का मकसद बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट का जो अमल है उसको ख़त्म करना होता है। जब भी किसी मुल्क का बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में चला जाता है तो एक पॉलिसी इसके सोल्यूशन के लिए रिकमेंड की जाती है, इट इज़ नोन एज द डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, कि अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट कर दें। जब हम अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर देते हैं तो इसके नतीजे में हमारी एक्सपोर्ट्स बैरूनी दुनिया के लिए सस्ती हो जाती हैं, हमारी कमोडिटीज़ बैरूनी दुनिया के लिए सस्ती हो जाती हैं। डिवैल्यू के नतीजे में, जैसा कि हमने डेप्रिसिएशन में भी देखा कि अगर $1 जो है वो 160 का है, तो अब हम अगर अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर दें और $1 अब 180 का है, तो इसका मतलब है कि बैरूनी दुनिया पहले हमारी कमोडिटीज़ $1 में 160 की कमोडिटीज़ खरीद सकती थी, अब वो 180 की कमोडिटीज़ खरीद सकती हैं। चुनाचे डिवैल्यूएशन के नतीजे में एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, जबकि दूसरी तरफ इंपोर्ट्स कम होने पर मजबूर होंगी। क्यों? इसलिए कि अब पहले आप
$1 की मदद से, यानी 160 में जो है वो $1 की कमोडिटीज़ खरीद सकते थे, लेकिन अब आप $1 में 160 की कमोडिटीज़ जो है वो नहीं खरीद सकते। तो गोया कि $1 आपको जो है वो 180 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे, और 180 रुपीज़ खर्च करके अब आप $1 की कमोडिटीज़ खरीद सकते हैं, जबकि इससे पहले आप जस्ट 160 रुपीज़ में $1 की कमोडिटीज़ परचेज़ कर लेते थे। अब बैरूनी दुनिया की कमोडिटीज़ आपके लिए महंगी हो जाएंगी, चुनाचे उस मुल्क की जो है वो इम्पोर्ट्स कम हो जाती हैं। डिवैल्यूएशन के नतीजे में हमेशा एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और इम्पोर्ट्स कम हो जाएंगी, और बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर हो जाएगा, ये फेवरेबल हो जाएगा। इसलिए जब भी किसी मुल्क का बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो जाता है तो वो अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर देती है, ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़े, इंपोर्ट्स कम हो जाएं और बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट का जो अमल है वो ख़त्म हो जाए।